नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक समास। तो आपने देखा, हमने अपने इस टॉपिक में अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर काफी सारी चीजें पढ़ी थी। जैसे हमने यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा समास की परिभाषा, और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि समास किसे कहते हैं, यानी कि समास का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हमने समास विग्रह के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने समास में जो पूर्व पद होते हैं और उत्तर पद होता है उसके बारे में पढ़ा, और साथ ही समस्त पद को भी यहाँ पर हमने डिस्कस किया। और उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया समास के भेद। तो समास के जो विभिन्न भेद हैं उसमें हम सबसे पहले यहाँ पर हमने अव्ययी भाव समास जो है हमारा, उसको हमने पढ़ा था। तो अव्ययी भाव समास जो हमारा है उसकी विशेषताएं मैंने आपको बताई और एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको दिए कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। जिसका पूर्व पद जो है अव्यय होता है और साथ ही पूर्व पद प्रधान भी होता है, तो वो क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद हमने द्वंद्व समास पढ़ा था, जिसमें हमने कहा कि दोनों ही पद जो है वो प्रधान होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने द्वंद्व समास को पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं अपना अगला टॉपिक तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि तत्पुरुष समास जो होता है इसमें उत्तर पद यानी कि बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि जो विभक्तियां बीच में आती हैं उन विभक्तियों का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर विभक्तियां क्या होती हैं पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो विभक्तियां मैंने आपको बताई है, कारक जो मैंने आपको बताए थे, तो कारकों की विभक्तियां बहुत सारी यहाँ पर हमने बताई थी। जैसे आपकी कर्ता कारक की विभक्ति, कर्म कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति, संप्रदान कारक की विभक्ति, अपादान कारक की विभक्ति, अधिकरण कारक की विभक्ति, संबंध कारक की विभक्ति। तो इस तरह से सारी विभक्तियां मैंने आपको क्लियर की थी। उसी के आधार पर हम यहाँ पर तत्पुरुष समास के भेदों को पढ़ रहे थे। तो हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में आप देखेंगे इस तरह से कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा था। सबसे पहले हमने समास के बारे में पढ़ा, फिर मैंने आपको यहाँ पर समास में समस्त पद किसे कहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने समास विग्रह के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने समस्त पद जो है वो दो पदों से मिलकर बना है उसके बारे में बताया। फिर जैसे मैंने कहा कि हमने तत्पुरुष समास के 6 भेदों के बारे में पढ़ा। तो 6 भेदों को आपको बताया। तो 6 भेद कौन कौन से हैं उनको देखिए। हमने कहा दोनों पदों के बीच में आने वाली विभक्तियों के कारण हमने तत्पुरुष समास को 6 भेदों में बांटा है। अब वो 6 भेद कौन कौन से हैं वो आप देखिए। जो 6 भेद हैं वो हैं आपके कर्म तत्पुरुष, जहां पर कर्म कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। उसके बाद करण तत्पुरुष, जहां पर करण कारक चिन्हों का लोप होता है। उसके बाद संप्रदान तत्पुरुष, जहां पर संप्रदान कारक चिन्हों का लोप होता है। अपादान तत्पुरुष, अपादान कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष, संबंध कारक जो चिन्ह है उनका लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर अधिकरण कारक जो चिन्ह है विभक्तियां हैं उनका लोप हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जैसे सबसे पहले आप देखेंगे कि हमने कर्म तत्पुरुष को पढ़ लिया था, जिसमें हमने बताया था कि कर्म कारक की विभक्ति जो होती है, क्या होती है कर्म कारक की विभक्ति को, कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। उसके बाद हमने करण कारक की विभक्ति, करण कारक की विभक्ति क्या बताई थी, से और के द्वारा या द्वारा। उसके बाद संप्रदान कारक की विभक्ति को हम पढ़ रहे थे, संप्रदान कारक की विभक्ति है के लिए। और उसके बाद हम आज बाकी के अपने टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे जो है अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। और इन सबको पढ़ने के बाद भी हम यहाँ पर आगे अपने बाकी के जो हमारे भेद हमने बताए हैं समास के उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अपने लास्ट सेशन में जो सबसे पहले हमने पढ़ा था वो था हमारा कर्म कारक, जहां पर कर्म कारक को की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, और जैसे ग्रामगत, तो ग्राम को गया हुआ, परलोक गमन,
परलोक को गया हुआ, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, वन को गमन, वन गमन, कीटनाशक, कीटों को नाश, कीटों का नाश करने वाला या कीटों को खत्म करने वाला। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए करण तत्पुरुष, करण कारक, करण का अर्थ मैंने आपको बताया था साधन या माध्यम। तो यहाँ पर करण कारक की विभक्ति जो है वो क्या बताई थी, से या द्वारा। तो जैसे हमने कहा शोकग्रस्त, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने कहा आगे जब आप अपादान कारक पढ़ेंगे तो अपादान कारक की विभक्ति भी मैंने आपको से ही बताई है, लेकिन आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे कि ये वाला से है या ये वाला से है। इसमें आपको अपादान कारक में आपको क्लियरली साफ साफ जो है पता चल जाता है कि जहां पर पृथक्करण को दर्शाया जा रहा है वहां पर क्या हो रहा है, अपादान कारक की विभक्ति लगी हुई है। यानी जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ साधन बताया जा रहा है और वहां पर क्या किया जा रहा है, पृथक्करण, अलग होने की प्रक्रिया को बताया जा रहा है। तो जैसे शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, से ग्रस्त, ठीक है। मोह मांगा, मोह से मांगा, मन चाहा, मन से चाहा, सूरकृत, सूर द्वारा रचित या सूर द्वारा कृत, जैसे तुलसी कृत, तुलसी द्वारा रचित या तुलसी द्वारा कृत। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने इसके आपको बताए थे। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे संप्रदान कारक की विभक्ति। तो संप्रदान कारक की विभक्ति जो हमने पढ़ी उसके लिए मैंने कहा कि इसमें क्या होता है, संप्रदान कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है। संप्रदान तत्पुरुष जो हम पढ़ रहे थे इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति यानी कि के लिए का लोप हो जाता है। जैसे देवालय, देव के लिए आलय, संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है ना, छोटे रूप में लिखने की प्रक्रिया है। तो किस किस तरह से हो रही है वो हम यहाँ पर बताएं। तो हमने कहा देव आलय कैसे बना, ये जो बीच में विभक्तियां आई थी इनका लोप हो गया और ये दोनों को हमने लिख दिया देवालय। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक, ठीक है। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। रसोई घर, रसोई के लिए घर। स्नान घर, स्नान के लिए घर। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, ठीक है। छात्रावास, छात्रों के लिए आवास, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये आपके संप्रदान कारक में आती है और संप्रदान कारक की जो विभक्ति होती है उसका लोप यहाँ पर होता है, इसीलिए इसको संप्रदान तत्पुरुष कहा जाता है। ठीक है, तो अगला है हमारा संप्रदान के बाद नेक्स्ट जो है वो है अपादान तत्पुरुष। नेक्स्ट अपादान तत्पुरुष। अब हम यहाँ पर अपादान तत्पुरुष पढ़ेंगे तो क्या होता है अपादान तत्पुरुष, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति क्या होती है, अपादान कारक की विभक्ति क्या बताया था मैंने, अपादान कारक की विभक्ति अभी अभी क्लियर किया था मैंने आप लोगों को। अपादान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है, जिसमें अपादान कारक की विभक्ति का यानी कि अपादान कारक की विभक्ति क्या है, से है, का लोप हो जाता है, उसे अपादान तत्पुरुष कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने क्या कहा था आपको कि जहां पर आपको पृथक्करण, ठीक है, पृथक्करण जहां पर दर्शाया जा रहा हो, जहां पर अलग होने की बात की जा रही हो, वहां पर क्या होता है, आपका अपादान तत्पुरुष होता है। जैसे हमने यहाँ पर देखा, जैसे मैंने कहा अलग होने की बात जहां पर आती है, ठीक है, यहां तक हम पढ़ चुके थे अलग होने की बात। देश से निकाला, पथ से भ्रष्ट, रोग से मुक्त, रोग मुक्त, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द होंगे वो क्या होंगे, सब अपादान कारक होंगे। जैसे पाप मुक्त, ठीक है, पाप से मुक्त,
तो यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जैसे धनहीन, धन से हीन। और मैंने अपादान कारक के लिए क्या बताया था आपको कि अपादान कारक क्या करता है, ये पृथक्करण को दर्शाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, से कारक में हमने ये चीजें पढ़ी हैं कि जहां पर क्या होता है, पृथक्करण दर्शाया जाता है। बच्चा छत से गिर गया, ठीक है, मोहन साइकिल से गिर गया, पर पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, बहुत कॉमन सी चीजें जहां पर अलग होने को दर्शाया जा रहा हो। तो धन से हीन, धनहीन, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, ठीक है। इसी तरह से जैसे मैंने बताया रोग मुक्त, रोग से मुक्त, ठीक है। संतानहीन, संतान से हीन, ठीक है। या ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, ठीक है। इस तरह से जैसे मैंने कहा देश निकाला, देश से निकाला, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द हैं जो क्या करते हैं, पृथक्करण को दर्शाते हैं। और जहां पृथक्करण को दर्शाया जाता है वहां पर अपादान तत्पुरुष होता है जिसकी विभक्ति से होती है। ध्यान दीजिएगा, आपको दो चीजों में यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्यों नहीं होना चाहिए, करण का अर्थ मैंने आपको पहले ही बता दिया, साधन या माध्यम। तो जहां पर साधन या माध्यम को दर्शाया जा रहा हो वहां पर करण तत्पुरुष, जहां पर पृथक्करण को दर्शाया जा रहा हो वहां पर आपका अपादान। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, आपको सबसे पहले इस तरह से क्या करना है, समास विग्रह करना है। और जब आप देखेंगे कि यहाँ पर पृथक्करण दर्शाया जा रहा है तो आप बताएंगे कि ये क्या है, आपका अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर क्लियर हुआ। और जैसे जलहीन, बहुत सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं, जलहीन, ठीक है। जैसे जलहीन, जल से हीन, ठीक है। तो बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो तत्पुरुष समास है उसके अपने चार भेद लगभग यहाँ पर पढ़ लिए। कौन कौन से, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, चार हमने पढ़ लिए। और चारों की अलग अलग विशेषताएं मैंने बताई कि जहां पर चारों अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, अपनी विभक्तियों का लोप जहां पर होता है वहां पर क्या होता है, उस विभक्ति का ही नाम रख दिया जाता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है तो कर्म तत्पुरुष, करण कारक की विभक्ति का लोप होता है तो करण तत्पुरुष, संप्रदान कारक की विभक्ति का लोप होता है तो संप्रदान तत्पुरुष, अपादान कारक की विभक्ति का लोप होता है तो अपादान तत्पुरुष, ठीक है। तो इस तरह से नेक्स्ट जो है हमारा वो है संबंध तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा संबंध तत्पुरुष। अब देखिए संबंध तत्पुरुष क्या होता है, जहां पर संबंध कारक चिन्हों का, ठीक है, संबंध कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। का, के, की, मा, मे, मी, रा, रे, री, संबंध कारक चिन्ह क्या होते हैं, का, के, की, रा, रे, री, मा, मे, मी। इस तरह से जहां पर संबंध कारक चिन्हों का लोप होता है उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जल की धारा, देश का वासी, आदेश के अनुसार, का, के, की, ठीक है, राजा का पुत्र, राजपुत्र, ठीक है, राजा का महल, राजमहल,
ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो संबंध कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप होता है, इसीलिए इसको संबंध तत्पुरुष कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स और लिखेंगे। संबंध तत्पुरुष क्या होता है? संबंध तत्पुरुष में इसमें संबंध कारक की विभक्तियां, इसमें संबंध कारक की विभक्तियों, क्योंकि संबंध कारक की बहुत सारी विभक्तियां होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया का के की रा रे री मा वे मी, इसमें संबंध कारक की विभक्तियों का के की का लोप हो जाता है। इसमें क्या होता है? संबंध कारक की विभक्तियों का लोप हो जाता है, यानी कि जो संबंध कारक की विभक्तियां हैं उनका लोप होता है। जैसे हमने कहा हिमालय, हिम का आलय, ठीक है। राजकुमार, राजा का कुमार। गंगा जल, गंगा का जल। विद्यासागर, विद्या का सागर, ठीक है। राजकुमारी, राजा की कुमारी। क्लियर हुआ? जहां पर संबंध कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, और संबंध कारक चिन्हों में मैंने आपको क्या बताया था? का के की रा रे री मा में मी। तो जहां पर इस तरह के चिन्ह होंगे, संबंध कारक चिन्ह होंगे, उनका लोप हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष कहते हैं, ठीक है। संबंध कारक चिन्हों का जहां पर लोप होगा उसे संबंध तत्पुरुष कहेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर एक और भेद पढ़ा तत्पुरुष समास का। तो तत्पुरुष समास देखिए, आपको लगता है कि बहुत ज्यादा टफ है क्योंकि इसके इतने सारे भेद भी हैं, लेकिन अगर आप एक बार समझ जाते हैं कि इसमें जो है हमेशा बाद का पद प्रधान होता है और बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो विभक्तियों के आधार पर, क्योंकि हमने कहा बीच में आने वाली विभक्तियों का लोप हो जाता है, तो जितनी अलग अलग विभक्तियां होती हैं उन अलग अलग विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को भी अलग अलग भेदों में बांटा गया है। तो जिसमें हमने संबंध तत्पुरुष यहाँ पर पढ़ लिया है, और अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, जहां पर अधिकरण कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। क्या होते हैं अधिकरण कारक चिन्ह? मैंने आपको बताए थे, मैं और पर। अधिकरण चिन्ह मैं और पर, तो इसको आप जरा सा समझ लीजिए। अधिकरण
तत्पुरुष। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति अधिकरण कारक की विभक्ति क्या बताई? इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर का लोप हो जाता है। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है। ठीक है, तो हमने यहां पर कहा इसको अधिकरण कारक। ठीक है, अब देखिए कैसे अधिकरण कारक की विभक्ति, जैसे हमने कहा क्या है अधिकरण कारक की विभक्ति? मैं और पर। ठीक है, जैसे शरणागत, शरण में आगत, शरण में आगत। ठीक है, उसके बाद घुड़सवार, घोड़े पर सवार। अगला गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। ठीक है, आप बीती, आप अर्थात अपने आप पर बीती। ठीक है, इसी तरह से सिर दर्द, सिर में दर्द। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि हमने कितने सारे यहाँ पर जो अधिकरण कारक हैं उनकी विभक्तियों पर हमने कितने सारे एग्जाम्पल यहाँ पर बता दिए। जैसे मैंने कहा कि इसकी विभक्ति क्या है? मैं और पर। शरण में आगत, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, गृह प्रवेश, गृह में पर प्रवेश, आप बीती, आप पर बीती, आप यानी कि स्वयं पर बीती, सिर दर्द, सिर में दर्द। तो जहां पर अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप होता है उसको क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। और अधिकरण तत्पुरुष के ये दो आपको मैंने बता दिए कि दो आपके चिन्ह होते हैं अधिकरण तत्पुरुष में जिनका लोप होता है, मैं और पर। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जो लगभग हमारे 6 के 6 भेद थे उन्हें हमने क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा यहाँ पर करण तत्पुरुष, फिर हमने पढ़ा सबसे पहले कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और देखिए हम एक और एक समास यहाँ पर आता है नयन तत्पुरुष, जिसमें यहाँ पर अनदेखी, अननादी, अनसुनी, अनकही, इस तरह के शब्द जहां पर आते हैं। जैसे अनदेखी यानी कि नहीं देखा, ना देखी। ठीक है, अनादि, अन न आदि, जिसका कोई आदि न अंत है। ठीक है, देखिए जो मैंने बाकी के एग्जाम्पल्स बताए उनको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इस तरह से हमने तत्पुरुष समास को यहाँ पर पूरी तरह से पढ़ लिया है। अच्छे से हमने तत्पुरुष समास को समझा। अब हम पढ़ेंगे अपने अगले पार्ट को, अगले भेद को हम पढ़ेंगे जो कि है हमारा कर्मधारय
समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है, पहले हम यहाँ पर कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने कहा कि सारे के सारे जो समास हैं उनकी अपनी विशेषताएं हैं, वो अपनी अलग विशेषता से अलग हैं, डिफरेंट हैं दूसरों से। तो कर्मधारय समास में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहला पद, अब देखिए ये पद लिखवाने का यही यहाँ पर फायदा होता है कि आपको बार बार पद शब्द का प्रयोग करना होता है। तो अगर हम पूर्व पद और उत्तर पद डिस्कस नहीं करेंगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं होगा। इसीलिए समास जब आप पढ़ते हैं तो एक एक चीज आपको अच्छे से समझनी होती है, ध्यान रखनी होती है। तो जैसे हमने कहा इसमें पहला पद विशेषण होता है, ध्यान से समझिएगा, पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। क्या समझ आया? पहला पद विशेषण होता है। अब देखिए इसके लिए विशेषण आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, विशेष्य आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। विशेषण होता है जब कोई किसी व्यक्ति कोई शब्द जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जो प्राणी अथवा जो इन सब चीजों को, यानी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को जो बताते हैं, ठीक है। जैसे हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इन सब की विशेषता बताने, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और फिर जिस चीज की विशेषता बताई जाए, चाहे वो मकान की हो, घर की हो, व्यक्ति की हो, सामग्री की हो, किसी भी चीज की यदि विशेषता बताई जाए तो क्या होता है, उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो अथवा यहाँ पर एक पद तो उपमान होता है और दूसरा पद जो है उपमेय होता है। ध्यान से समझिएगा, एक पद उपमान है और एक पद उपमेय है। ध्यान से समझिएगा, नीलकंठ, हमने कहा पहला पद विशेषण होता है, विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है। जैसे हमने शब्द पढ़ा नीलकंठ, नील अर्थात नीला, कंठ अर्थात गला। तो नीला शब्द क्या है, विशेषता बताने वाला है, नीलकंठ। दुरात्मन, दुरात्मन, दुर अर्थात बुरी, दुर अर्थात बुरी, दुरात्मन जो बुरी है, जो आत्मा। दही बड़ा, दही, दही में डूबा हुआ बड़ा। कमल नयन, कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय। ठीक है, तो ये क्या बताता है आपका कर्मधारय समास, ये आपको बताता है जिसमें आपका पहला पद यानी कि जो पूर्व पद होता है वो विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है। यानी कि जहां पर पूर्व पद में विशेषता बताई जाती है और एक तरह से उसको उपमेय जो है बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स इसके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर भी हमने कुछ ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखे। तो नेक्स्ट जो है हमारा वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कि इसमें हम क्या कहेंगे, पूर्व पद विशेषण, विशेषण उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है और उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है। ठीक है, यानी कि विशेषता को बताते हैं। जैसे मैंने अभी अभी यहाँ पर बताया, ठीक है, नील गगन, नील गगन, नीला है जो, नीला है जो गगन, नीला है जो गगन। ठीक है, इसी तरह से पीतांबर। अब देखिए यहां पर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में, तो इसको भी मैं आगे क्लियर करूंगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, तो बिल्कुल कुछ एग्जांपल्स आपको सेम लगेंगे वहां पर, लेकिन वहां पर क्या होता है, वहां पर आपको किसी
तीसरे के बारे में एक तरह से बताया जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने कहा पीतांबर, तो क्या लिखेंगे? पीला है जो अंबर है जो अंबर। ठीक है, इसी तरह से भला मानस भला है जो मानस। ठीक है, इसी तरह से महात्मा महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। ठीक है, अब देखिए इतने एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर कर लिए और बहुत सारे और एग्जाम्पल आप इसमें कर सकते हैं। बहुत ही इजी सा इंटरेस्टिंग सा है ये चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख। ठीक है, घनश्याम घन के समान श्याम। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं कर्मधारय समास के। लेकिन आपको याद क्या करनी होंगी? याद आपको ये दो चीजें करनी होंगी कि पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद जो है वो विशेष्य होता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पर क्लियर हुआ कर्मधारय समास। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज जरूरी याद करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में आपको एक अंतर वहां पर पता चलेगा। लेकिन ये कैसे चलेगा? जैसे हमने कहा नील गगन, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं किसी विशेष्य की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्यादातर इस तरह से आएगा। ठीक है जो है जो है जो है जो। तो ये क्या है? ये हम तुरंत ही उसकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा। अब जैसे हमने कहा पीतांबर, पीला है अंबर जिसका। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बहुव्रीहि समास में पीतांबर पढ़ेंगे तो हम यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे, पीले हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे जब बहुव्रीहि समास में पढ़ेंगे? पीले हैं अंबर अर्थात वस्त्र जिनके। पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिनके। वस्त्र अर्थात जो आपका अंबर, यानी कि यहाँ पर वस्त्र है जिनके। कौन पहनता है पीतांबर? भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, कौन पहनता है पीतांबर? कृष्ण भगवान पहनते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने कहा पीतांबर, पीले हैं अंबर अर्थात वस्त्र जिनके। ठीक है, तो ये आएगा आपका बहुव्रीहि समास के अंतर्गत। क्यों आएगा ये बहुव्रीहि समास के अंतर्गत? क्योंकि वहां पर जो है जो दोनों ही पद होते हैं वो अपना अर्थ प्रकट नहीं करते बल्कि किसी तीसरे अर्थ को ही प्रकट करते हैं, बल्कि किसी तीसरे के बारे में ही बताते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बता रहे? कृष्ण के। तो ये जो टॉपिक है ये आपका अलग है, इसको मैं आगे क्लियर करूंगी। ठीक है, फिलहाल आप इसको समझिए कर्मधारय समास। ठीक है, तो समझ आया आप सभी को कर्मधारय समास। अब हम बढ़ेंगे आगे, यानी कि अभी तक हमने यहाँ पर समास के जो है 4 से 5 भेद, यानी कि सबसे पहले अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और आपका तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, यानी कि हमने 4 भेदों को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया है, समास के समझ लिया है। और अब हम बढ़ेंगे आगे अगले समास की तरफ। तो जो हमारा अगला समास है वो है द्विगु समास। अगला समास है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास क्या होता है? जैसे मैंने कहा द्विगु समास में जहां पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, पूर्व पद क्या होता है? जहां पर संख्यावाचक विशेषण होता है। संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब देखिए हर एक समास की अपनी अपनी विशेषता है। ठीक है, जब अब हम द्विगु समास पढ़ रहे हैं तो द्विगु समास की क्या विशेषता है कि इसका पूर्व पद
फिर से देखिए ये शब्द आया पूर्व पद, इसीलिए मैं आप लोगों से पहले ही कह रही थी कि जो आप शुरू से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जैसे समास विग्रह है, ये भी आपको अच्छे से समझना है। समस्त पद किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छे से समझना है। समस्त पद जो है दो पदों से मिलकर बनता है, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं। उत्तर पद यानी कि जो बाद का पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो यहाँ पर फिर से मैं आपको बता रही हूँ, जहां पर पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण यानी कि नंबर्स को बताएगा, ठीक है, संख्याओं को बताएगा। और दूसरा जहां पर मैंने आपको कहा कि समूह या समाहार का बोध होता है, ध्यान से यहां पर समझिएगा, समूह या समाहार का बोध होता है, समूह या समाहार का बोध होता है। जैसे चौमासा, चौ, पंचवटी, त्रिलोक, शताब्दी, सप्ताह, ठीक है। अब देखिए इनका जो पहला शब्द है, आप देखेंगे चौमासा यानी कि 4 मासों का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समूह या समाहार, त्रिलोक 3 लोकों का समाहार, शत अब्द 100 अब्दों का समाहार, सप्ताह 7 दिनों का समाहार या समूह, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर कर ली है। तो अब ये जो द्विगु समास है इसको जरा सा अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिए कि इसमें आपको क्या नया विशेष लग रहा है। इसमें हमें विशेष ये लग रहा है कि यहाँ पर जो हमारा पूर्व पद है वो संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि किसी भी चीज की संख्या को यहाँ पर बता रहा है, नंबर्स को यहाँ पर बता रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने कहा संख्यावाचक विशेषण है। तो आज हमने यहाँ पर काफी सारी चीजें जो है पढ़ ली है और आपका होमवर्क भी आज का है कि आप इसे घर से एक बार अच्छे से रिवाइज करके आए। और खास तौर पर जो हम तत्पुरुष समास यहाँ पर पढ़ रहे थे, तो तत्पुरुष समास के जो आपके 6 के 6 भेद हमने यहाँ पर बताए, उन 6 भेदों को आप जरूर एक बार पढ़कर आइए, क्योंकि उसमें आपको दूसरा टॉपिक भी यहाँ पर पढ़ने को मिलता है, कारक, ठीक है, क्योंकि कारक चिन्हों के आधार पर ही हमने उसके वो 6 भेद बताए हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और साथ ही टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।